यस माय डियर ऑल, बी रेडी। तैयार हो जाइए। आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेगा, जो फर्स्ट वीडियो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का है, उसमें आपको टोटल के टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 13 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ऑप्शन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा हिंदी में, और आपको समझने में भी इजी होगा। देन बी स्टार्ट। मैं जयशंकर प्रसाद निराला, और आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोग का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में ओपन बुक एग्ज़ाम होती है, बट आप सर्च करते हो तो सर्च करते करते बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, आपकी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगी और आप मोस्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इवन पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, 100 क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ jurisprudence एज एक्सपोस्टोरियल jurisprudence एंड सेंसोरियल jurisprudence, राइट? तो इसका सही ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर है, चार ऑप्शन दिया गया है, तो सही ऑप्शन का ही मैं बात करूंगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका 2 नंबर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी। फर्स्ट का बी नंबर हो गया। और क्यों होगा बी, वो भी मैं आपको बता दूं कि जेमी बैथम ने न्यायशास्त्र के दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया था। ओके, तो वही था। फर्स्ट जो था वो था एक्सपोस्टोरियल न्यायशास्त्र, यानी एक्सपोस्टोरियल जुरिस्पोंडेंस, एंड सेकंड जो था वो था सेंसोरियल जुरिस्पोंडेंस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, बेंथम, राइट। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु डिस्क्राइब्ड जुरिस्पोंडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके स्क्रीन पे ए बी सी है। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, जूलियस स्टोन। उसका थोड़े से बारे में उसके बारे में जान लें कि जूलियस स्टोन एक प्रमुख न्यायविद थे, और उन्होंने न्यायशास्त्र को वकील का एक्स्ट्रा वर्जन के रूप में वर्णित किया। और इसका मतलब ये होता है, जो मीनिंग उन्होंने दिया कि आखिर वो क्या है, तो वो बताया कि यह वकीलों के लिए अपने कानूनी ज्ञान और दृष्टिकोण को व्यापक रूप से लागू करने का एक तरीका है। इसी कारण जो है ना, जो वकील का एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो न्यायशास्त्र उन्होंने कहा था, बताया था। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फिक्शन थ्योरी के बारे में। फिक्शन थ्योरी निम्नलिखित में से किसका अवधारणा से संबंधित है? राइट। फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, वो है डी, लीगल पर्सनैलिटी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि आखिर क्यों फिक्शन थ्योरी को ही अ, अवधारणा माना गया, लीगल पर्सनैलिटी माना गया, कानूनी व्यक्तित्व माना गया। तो इसका सिद्धांत ये बताता है कि निगमों या अन्य गैर भौतिक संस्थान को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करना एवं कानूनी कल्पना, फिक्शन, फिक्शन में होता है कल्पना करना। तो ये जो कानूनी कल्पना है इसका मतलब है कि कानून इन संस्थाओं को व्यक्तियों के समान अधिकार और दायित्व देता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एबीसीडी नाम से कंपनी है, तो आप बोलोगे कि यह कंपनी क्या कोई पर्सन है, राम और श्याम, या कोई आदमी है? जी नहीं है। लेकिन यह जब कंपनी अपने आप में इस्टेब्लिश हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसे हम एक पर्सन के नाम से उसे जानते हैं, एक व्यक्ति के नाम से जानते हैं। यानी आपने ये जाना कि संस्थान को भी व्यक्तियों के समान अधिकार और दायित्व देने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 4 नंबर पर। 4 नंबर है कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड। कब इनेक्ट किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके स्क्रीन पर ही है, चार में से एक है, वो है बी नंबर, 1986। अब उसके बारे में थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में जो आया था वो 1986 में ही इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वह था कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। जितने भी कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करते हैं कोई भी गुड्स और सर्विस का, उनके हितों की रक्षा करना और इनके विवादों को शीघ्र निवारण के लिए जो भी सिस्टम होगा वो सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। यानी कंज्यूमर के लिए हित की रक्षा भी करेंगे। उनके जो विवाद हो जाती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई कंज्यूमर कहीं से कोई गुड्स या प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, परचेज करने के लिए लेते हैं, और वह सही जो उनको बताते हैं वो उस तरह से नहीं मिलता है, तो उनके पास राइट बन जाता है कि वह किस तरह से कंप्लेन करे और उसकी रक्षा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है, अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कैन बी मेड अंडर। यानी एमवी एक्ट जो है वो मोटर वाहन
अधिनियम 1988 के तहत दावा न्यायाधिकरणों के अवार्ड के खिलाफ अपील किस धारा के तहत की जा सकती है? तो इसका जो सेक्शन है वह सेक्शन है 173 यानी सी 173 के अनुसार जो है आप न्यायाधिकरण यानी क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अवार्ड के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने कर सकते हैं और उसका प्रावधान है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, द अमेंडमेंट इज इन मोटर व्हीकल एक्ट 1994 द कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन। ये आपको जो स्क्रीन पर है उसमें है 25,000, 50,000, 70,000, 90,000। तो मैं आपको बता दूं कि 1994 में 1994 की यदि मैं बात करूं तो एमबी एक्ट 1994 में संशोधन हुआ था। संशोधन होने के बाद बिना किसी गलती साबित किए नो फॉल्ट लायबिलिटी है तो मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के मामले में मुआवजे की जो राशि होगी वह 50,000 रुपीज़ होगी, यानी आपका करेक्ट आंसर बी हुआ। 7 नंबर, अंडर द विकेरियस लायबिलिटी द लायबिलिटी इज, यानी प्रतिनिहित दायित्व के तहत लायबिलिटी क्या होता है, दायित्व होता क्या है? इसमें से आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो है जॉइंट भी होता है और सेवरल भी होता है। अब जॉइंट और सेवरल दोनों क्यों होगा, यानी सी नंबर ही क्यों होगा? प्रतिनिहित दायित्व के तहत जिम्मेदार व्यक्ति का दायित्व संयुक्त ज्वाइंट भी होता है और सेवरल दोनों होता है। इसका मतलब ये है कि प्रीत किसी भी दोषी पक्ष से पूरी क्षतिपूर्ति के दावा कर सकता है या अनुपातिक यानी प्रोपोर्शन में भी कर सकता है। ऐसा है कि पूरी की पूरी भी उनसे कर सकता है और यदि पूरी की पूरी ना दे, कंप्लीटली ना दे, तो वो पार्शियली कुछ अंश में भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिफेमेशन, डिफेमेशन के केस में अपकृत टोट में मानहानि, डिफेमेशन के मामले में जो है टोट में क्या है इन केस ऑफ डिफेमेशन? तो करेक्ट आंसर जो होगी इसका यह है कि मानहानि करने का इरादा आवश्यक नहीं है। इंटेंशन टू डिफेम इज़ नॉट नेसेसरी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, मानहानि के लिए मानहानि करना विशिष्ट इरादा हमेशा आवश्यक नहीं होता है। यदि कहे गए या प्रकाशित किए गए तथ्य किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, वो कथन गलत है, मानहानि का दावा किया जा सकता है, भले ही कहने का इरादा मानहानि करने का ना हो। कभी कभी कुछ लोग बात करते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं या तो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनका इरादा नहीं रहता है कि मैं किसी तरह को किसी को मानहानि करूँ या उनके जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन को किसी तरह से नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन वो स्टेटमेंट जब आता है तो वो स्टेटमेंट किसी को रेपुटेशन को अफेक्ट करता है, तो मानहानि हो सकता है लेकिन इसका इरादा नहीं भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका है ए, मानहानि करने का इरादा आवश्यक नहीं, इंटेंशन टू डिफेंड इज नॉट नेसेसरी। 9 नंबर क्वेश्चन इज व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम कब पेश किया गया था, यह आपसे पूछा जाता है मोस्टली। वह था, करेक्ट आंसर है 1961, एडवोकेट एक्ट 1961। यदि आप पढ़ते हैं तो उसके अनुसार आपको मालूम भी हो जाएगा कि 1961 में ही लागू किया गया था। यह अधिनियम भारत में कानूनी पेशे से, यानी जो लॉ की जो प्रोफेशन है में है, एडवोकेट है, उनसे संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है, जिसमें कि वकीलों के नामांकन, अनुशासन, बार काउंसिल के गठन का प्रावधान सभी शामिल है। 10 नंबर क्वेश्चन इज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई की बात करता हूँ। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। भारतीय बार काउंसिल में निम्नलिखित में से कौन से पदेन सदस्य के रूप में शामिल होता है? सही आंसर है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल भारतीय बार काउंसिल के पदेन के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन बार कमेटी was constituted first time under the chairmanship of सर एडवर्ड चैम्बर इन द ईयर? किस साल में जो है आपका सर एडवर्ड चैम्बर की अध्यक्षता में किस वर्ष किया गया था समिति की पहली गठन?
वो करेक्ट आंसर है 1923, यानी डी नंबर का आंसर जो है सही है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय वार समिति का गठन 1923 में सर एडवर्ड चैम्बर की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका रीज़न भी यह था कि भारत में कानूनी शिक्षा और पेशे की स्थिति, पेशे मीन्स प्रोफेशन जो है, और लॉ एजुकेशन जो है, वो दोनों के दोनों की स्थिति की जांच की जा सके, और जब कभी भी उसमें सुधार की जरूरत पड़ी तो सुधार का सुझाव भी दिया जा सके। Next question, 12 number. Power of disciplinary committee under the Advocate Act is provided under which section? There are four questions. There are four options on the screen, and correct option is A, section 42. आइए थोड़ा सा इस एक्सप्लेनेशन भी जान लें। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42 अनुशासनात्मक समिति को कुछ सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान करती है, जैसे कि साक्ष्य प्राप्त करना, एविडेंस को लेना, शपथ पर गवाहों की जांच करना, और दस्तावेजों की खोज और उत्पादन के लिए मजबूर करना। यानी जिस समय कभी ज़रूरत पड़े हम उसे प्रोडक्टिविटी लाएं, सही से पता करें कि कौन सा डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, कैसा डॉक्यूमेंट्स है, किस तरह का कागजात हैं, तो ऐसा उनको अधिकार मिला हुआ है, शक्ति है, पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना कब हुई थी? यानी द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन was established in which year? There are four options on the screen and correct option is 1965। यदि मैं बात करूं भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन आईसीए की, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और यह भारत में मध्यस्थता यानी जब आर्बिट्रेशन यानी दो पक्ष होता है, दो पक्ष में बीच में मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है सुलह करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए, देन आप भारतीय मध्यस्थता परिषद का उपयोग करते हैं। और इस तंत्रों को बढ़ावा देने से आपकी सुविधा जो होती है वह अच्छी मिल जाती है, और इसका यह प्रमुख संस्थान है, वह संस्थान है भारतीय मध्यस्थता परिषद। यानी आर्बिट्रेशन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आर्बिट्रेशन एक्ट में आपको भारतीय मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, और उनके लिए जो एक परिषद बैठाया गया है, जो आर्बिट्रेशन इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो काउंसिल की स्थापना जो की गई थी, इनका मेन मकसद था कि वो काउंसिल क्या करेगा, तो इस तरह के विवाद को, कुछ विवाद के लिए मीडिएटर के रूप में काम करेगा, यानी मध्यस्थता के रूप में काम करेगा। और इनका इस्टेब्लिश जो हुआ था वो हुआ था 1965 में। होप कि आपने स्क्रीन पर जितने 13 क्वेश्चंस ने आपने देखा वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे और भी क्वेश्चंस इसी तरह आपको मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे, और आपको टाइम भी कम लगेगा। थैंक यू सो मच।